बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। सो एज यू नो, टुडे इज़ आवर सेकंड लेक्चर फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और इसमें जो है वो बेसिकली हम लोगों का आज जो है वो हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था। और एक ही इससे पहले लेक्चर हुआ है और उसमें हमने जो है वो डिस्कस किया था कि डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने एडम स्मिथ की भी जो है वो डेफिनेशन डिस्कस की। और उसके अलावा जो है वो अल्फ्रेड मार्शल की और लेनल रैबन्स की भी जो है वो हमने डेफिनेशंस डिस्कस की थी। और मेनली हमने इसमें जो है वो ये डिस्कस किया था कि जो एडम स्मिथ है, अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट वेल्थ, जिसमें जो है वो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की बात की, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ की बात की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की, और हमने कंजम्पशन ऑफ वेल्थ की जो है वो बात की। तो ये चीजें हमने जो है वो डिस्कस की थी। इसी तरह से फिर हमने जो है वो डिस्कस किया रिगार्डिंग अल्फ्रेड मार्शल्स डेफिनेशन, जिसमें ही टॉक्स अबाउट वेल्थ, बट ही सेज दैट वेल्थ इज द सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो वेल्थ के साथ सोशल साइंसेज और वेलफेयर की भी जो है वो बात होनी चाहिए। सो दिस वाज अल्फ्रेड मार्शल, जिसने 1890 के अंदर ये डेफिनेशन दी। इसके बाद अगर आप बात करें तो आ जाता है रॉबिन्स की डेफिनेशन, जो उसने 1932 के अंदर अपनी बुक के अंदर लिखी। और उसने कहा कि इकोनॉमिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और मल्टीपल एंड्स। मल्टीपल एंड्स का मतलब हमने देखा था कि इसका मतलब ये है कि एक चीज जो है वो एक से ज्यादा अल्टरनेटिव्स पे यूटिलाइज हो सकती है, उसके मल्टीपल जो है वो यूजेस हो सकते हैं। तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को देखते हुए जो है वो उसके जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है, उस स्टडी को हम लोग जो है वो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो ये हमारा पहला लेक्चर था जिसके अंदर हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के ऊपर बात की थी। अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है, व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट इज दिस एंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर स्टडिंग इन दिस। तो उसके लिए जो है वो इफ वी ब्रॉडली स्पीक, तो मेनली जो है वो इसके अंदर ये है कि वी इन दिस सब्जेक्ट वी एड्रेस ओनली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और उसी चीज को हम जो है वो डिस्कस करते हैं। और अगर हम इस चीज को जो है वो फर्दर आगे देखना चाहें तो उससे पहले हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस है या इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट्स है। तो अगर हम ये बात करते हैं तो बेसिकली साइंस की टू डिफरेंट टाइप्स हैं, या दो तरह से हम साइंस की चीजें देख रहे होते हैं। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव साइंस, और दूसरी है हमारे पास नॉर्मेटिव साइंस। अगर आप पॉजिटिव साइंस की बात करें तो पॉजिटिव साइंस के अंदर हम उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है वो स्टडी करते हैं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, जो ऑलरेडी टेस्टेड हैं, और जो ऑलरेडी आप कहें कि जिनको हम जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, उनकी स्टडी को हम पॉजिटिव साइंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसकी जो है वो एग्जाम्पल है कि अगर जो है हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट दैट अर्थ इज राउंड एंड मूविंग अराउंड द सन। इसी तरह से हम एक्सेप्ट करते हैं कि ब्रेन पासिस ऑर्डर्स टू आर बॉडी पार्ट्स। तो ये बेसिकली उसने दो डिफरेंट एग्जांपल दे दिए आपको। एक उसने जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको डेफिनेशन, आपको एग्जांपल दे दी। एक उसने बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जांपल दे दी। लेकिन दोनों एग्जांपल्स का मतलब क्या है कि दीज आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स जिनके ऊपर जो है वो हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव साइंस है। और पॉजिटिव साइंस के अंदर जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो है वो हम एक्सप्लेनेशन जो है वो कहते हैं। सो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से ये फैक्ट ले सकते हैं या ये चीज कह सकते हैं हम कि इकोनॉमिक्स ऑल्सो बिहेव्स लाइक पॉजिटिव साइंस। इसके बाद वो कहता है कि नॉर्मेटिव साइंस क्या है। नॉर्मेटिव साइंस में हम उन फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश तो हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उसके फर्दर आगे बात करते हैं कि उन फैक्ट्स को हम किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से उन चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। जैसा कि वो यहाँ पे कह रहा है कि नॉर्मेटिव साइंस इंक्वायर्स एंड असर्ट्स अबाउट गुड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स और द राइट वे ऑफ थिंकिंग। जिसकी एग्जांपल देता है, हमें पता है कि पॉपुलेशन जो है वो ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है। ये भी एक फैक्ट है ना। और हमें इस चीज का पता है कि
पोल्यूशन जो है वो ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है, लेकिन उस ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज को कैसे टैकल किया जाए, उसको किस तरीके से जो है वो ठीक किया जाए, तो ये नॉर्मेटिव साइंस के अंदर हम करते हैं। ये नॉर्मेटिव साइंस की जो है वो डेफिनेशन है। तो अब वो ये कहता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो हम सिर्फ उसको इकोनॉमिक्स नहीं कहते, बल्कि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी है और इकोनॉमिक्स जो है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी है। जिस तरह के पॉजिटिव साइंस है और नॉर्मेटिव साइंस है। अब हम इसको रिलेट करते हैं अपनी इस टॉपिक के साथ एग्जांपल लेते हुए। जैसे कि आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जब भी बढ़ेगी तो उससे जो है वो पॉवर्टी इंक्रीज होगी। हम इकोनॉमिकल डेफिनेशन ले लेते हैं ना, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हमें ये पता है कि जब भी हमारी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो उससे पॉवर्टी बढ़ेगी। उस चीज को अगर हम स्टडी करते हैं, उस चीज को हम देखते हैं, तो दिस इज एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। लेकिन अब हमें इंक्वायर करना है कि हाउ वी कैन रिड्यूस दिस अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ वी कैन रिड्यूस द पॉवर्टी। अगर हम उस चीज के ऊपर बात करते हैं तो दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज वेल एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब उसका दूसरा क्वेश्चन अगर हम यहां से देखें तो वो ये था कि इज इकोनॉमिक्स अ साइंस और एन आर्ट। तो साइंस का पोर्शन तो हमने देख लिया। आर्ट किसको कहते हैं? आर्ट हम कहते हैं किसी भी चीज की एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को। तो एप्लीकेशन ऑफ सम साइंटिफिक नॉलेज और थ्योरीज, इस चीज को जो है वो आर्ट कहते हैं। तो अब हम इकोनॉमिक्स के अंदर क्या कर रहे होते हैं कि हम सर्टन फैक्ट्स को जो है वो गैदर करते हैं और उन फैक्ट्स को हम आगे फर्दर जो है वो उनकी बेस के ऊपर पॉलिसीज बना के उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो तो आर्ट्स की डेफिनेशन के ऊपर भी जो है वो पूरा उतरती है। हेंस इससे जो है वो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है और इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट्स भी है। आप ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक्स सिर्फ जो है वो साइंस है या इकोनॉमिक्स सिर्फ आर्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर हम चीजों को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख भी रहे होते हैं, उसको सर्च भी कर रहे होते हैं, उसको डेवलप भी कर रहे होते हैं, पॉलिसीज भी बना रहे होते हैं और उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं। अभी शायद आपको ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे या उतना क्लियर ना हो, बिकॉज इट्स समथिंग लाइक रिलेटिंग टू फर्दर सब्जेक्ट्स। लेकिन जब आप आगे जाएंगे, आगे जाके आप फर्दर इकोनॉमिक्स की चीजें जो है वो देखेंगे, तो आपको मजीद इस पे जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी। आर्ट्स की उसने एग्जांपल बड़ी अच्छी दी है। वो कहता है कि अगर जो है समवन गैदरिंग नॉलेज एंड फैक्ट्स अप थ्रू लेक्चर्स एंड ट्रेनिंग अबाउट ड्राइविंग अ कार, इट इज कॉल्ड साइंस। आपने थ्योरी के लेक्चर लिए, आपने जाके किसी से जो है वो सिमुलेशन पे सीख लिया, वो कर लिया, तो वो है साइंस। लेकिन जब आप खुद से कार को ड्राइव करते हैं, जब आप खुद से उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस चीज को फिर हम क्या कहते हैं जी? जी, उस चीज को हम कहते हैं आर्ट्स। तो बेसिकली जो है वो इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है और इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट्स भी है। अब ये बड़ी मजे की एग्जांपल है जो उसने पूरी इसके ऊपर जो है वो दोनों चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए दी है। उसने कहा हिस्टोरिकल एविडेंस हैज रिवील्ड अ फैक्ट दैट स्ट्रॉन्ग एजेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी एवर एक्सप्लॉइट द वीक वन। हमें पता है ना कि रिच जो है वो पुअर को एक्सप्लॉइट करते हैं। So to prevent this exploitation, government make different laws in the country, such as labor laws, minimum wage rate, sport prices. Understanding of this problem and suggest workable measure are part of economics as a science। जब हम उन पॉलिसीज को जो उन्होंने बनाई है, फॉर एग्जांपल मिनिमम वेज की पॉलिसी है, जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो आर्ट बन जाती है। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है और इकोनॉमिक्स जो है आर्ट भी है। इकोनॉमिक्स के अंदर नॉर्मेटिव साइंस की भी जो है वो प्रॉपर्टीज हैं और उसके अंदर पॉजिटिव साइंस की भी प्रॉपर्टीज है। सो दिस वाज अनदर टॉपिक रिलेटिंग टू नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट टॉपिक आपका डेफिनेशंस और दूसरा जो है वो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये जो है वो आपका कवर हो गया। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक्स की बेसिकली जो है वो दो टाइप्स हैं या दो लेवल्स के ऊपर हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी जो है वो इसके अंदर है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो जैसे कि वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब है।
माइक्रो का मतलब है स्मॉल और मैक्रो का मतलब है लार्ज। तो जब आप स्मॉल की बात करते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो दिस इज बेसिकली इकोनॉमिक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। जब आप इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, जब आप एक हाउस होल्ड के बारे में बात करते हैं, एक छोटे घर के बारे में बात करते हैं, तो हम जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम उन चीजों को समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बजट बना रहे हैं कि कितना एक्सपेंस करें, कितनी हमारी इनकम है, और उसको हम सिर्फ एक घर के लिए जो है वो बना रहे हैं, तो वी आर डीलिंग विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब आप उसको जो है वो एक इकोनॉमी के लेवल पे, एक कंट्री के लेवल के ऊपर देख रहे होते हैं, आप एक कंट्री का बजट बना रहे होते हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं जी मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज द लार्ज लेवल इकोनॉमिक्स बेसिकली। सो इसके अंदर जो है वो अगर आप डेफिनेशन देखें, तो वो कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड माइक्रो, मीनिंग स्मॉल, और मिलियन पार्ट ऑफ द ब्रॉडर perspective, मिलियन पार्ट। So this is the branch of economics that investigate the individual behavior of households and firms in the ordinary business of life. तो समझ आ गया आपको यहाँ से कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जब आप बात कर रहे हैं, एक हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, उसके बजट की बात कर रहे हैं, उसके इनकम की बात कर रहे हैं, उसके एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, उसकी प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, उसके लिए इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए जो है वो कितनी जो है वो उसकी परचेजिंग पावर है, उसकी पर कैपिटा इनकम है, वो सारी चीजें जब आप इंडिविजुअल के लिए देख रहे हैं, तो दीज ऑल कंसेप्ट वी आर स्टडिंग अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि यही चीजें जब किसी कंट्री के लेवल पे चली जाती हैं, किसी एक बड़ी इकोनॉमी के लेवल पे चली जाती हैं, तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब प्रोफेसर के ई बोल्डिंग ने इसकी डेफिनेशन दी। उसने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, individual prices, wages, incomes, individual industries and particular commodities। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात करें, या एक इंडिविजुअल फर्म की बात करें, इंडिविजुअल बिजनेस की बात करें, इंडिविजुअल की प्राइसेस को देख रहे हो, वेजेस को देख रहे हो, तो दैट ऑल कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब उसके अंदर जो है देर आर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको आगे हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको इसका कुछ भी समझ नहीं आने वाला। जिसमें जो है वो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई किस तरह वर्क करती है, कंज्यूमर थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इसके ऊपर आगे अच्छी खासी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट इट बी लाइक दिस, दीज टॉपिक्स वी आर गोना स्टडी इन नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स। तो अब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप की। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद फॉलोइंग एरियाज, जिसपे जो है वो सबसे पहले है कमोडिटी प्राइसिंग। लेकिन आप देखिएगा कि इन जितने भी हम यहाँ पे जो है इलिस्ट्रेशन देखेंगे या ये एक्सप्लेनेशन देखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात हो रही है, तो इट इज डीलिंग विद द इंडिविजुअल्स। बस ये चीज आप अपने माइंड में रखें। Microeconomics, the prices of different goods and services are determined by demand and supply forces. Hence, microeconomic discuss about theory of demand and supply. Basically, theory of demand and supply पढ़नी तो हमने आगे है, चले मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। होता ये है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है मार्केट के अंदर, तो उस डिमांड के इंक्रीज होने से उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है। आप देखें जब भी जो है वो किसी भी चीज की शॉर्टेज होती है, लोगों को वो चाहिए होता है, तो उसकी जो है वो क्या हो रहा होता है, प्राइस इंक्रीज हो रही होती है। हमारे पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली हमें मतलब यही हमारा बिजनेस है ना, कि हम चीजों को खुद से शॉर्ट करते हैं, उनकी डिमांड बढ़ती है, हमारी प्राइस बढ़ती है, हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, और बाद में ईयर एंड पे उम्रा भी करके आते हैं। तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बट इट्स अ रियलिटी, व्हाट टू डू। तो उसके अंदर जो है वो बेसिकली क्या है कि जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगी, और अगर सप्लाई इंक्रीज हो गई, बहुत ज्यादा सप्लाई आ गई, तो प्राइस नीचे चली जाएगी। बेस्ट एग्जांपल है उसकी, अभी आपने गंदम की हालत देखी पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, कि एक्सपोर्ट करने के बाद जब नई क्रॉप आई, तो गंदम की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई थी, तो प्राइस इवन गवर्नमेंट ने 3900 पर मन जो है वो उसको जो है वो डिसाइड भी किया, बट फिर भी उसकी प्राइस जो है वो 2500 2400 पर मन पे चली गई। तो बेसिकली क्या है कि सप्लाई के ऊपर डिपेंड कर रही है प्राइस, और डिमांड के ऊपर कर रही है डिपेंड कर रही है प्राइस।
तो जब हम इस चीज को डिटेल से आगे पढ़ेंगे तो यही है बेसिकली थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई जो है, फिर भी इसको आगे हम डिटेल से देखेंगे। अब आप आ जाए फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर किसको बोलते हैं, या दूसरा नाम है डिटेल वाला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको कहते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो है वो चंद एक चीजें हैं जिसमें आ जाती है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये चार चीजें हैं जी। इन चार चीजों की बेस के ऊपर जो है वो आप प्रोडक्शन करते हैं, इनको हम जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कहते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए ये चीजें, क्योंकि अगर ये चीजें याद नहीं है तो यहीं से क्वेश्चन निकलेगा, वो कहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसमें लैंड लिखा होगा, लेबर लिखा होगा, एंटरप्रेन्योर लिखा होगा, और कैपिटल की जगह वो डाल देगा मोबाइल फोन्स, वो डाल देगा कप ऑफ टी, एनीथिंग। तो क्या वो फैक्टर है या नहीं है, तो वो आपको चूज करना होगा। वो आपको जो है वो इसमें डिफरेंट तरह के ऑप्शंस में जो है ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो आप इसके अंदर जो है वो बेसिकली यू हैव टू हाईलाइट। मैं आपके सामने ये क्यों इस तरीके से कर रहा हूँ, आई कैन कन्वे माई लेक्चर जस्ट लाइक दैट विदाउट ओपनिंग द बुक इन फ्रंट ऑफ यू। क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि कौन से इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, किनके मीनिंग का हमें पता होना चाहिए, किस चीज को हमें जो है वो अंडरस्टैंड करना है। तो फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, और एंटरप्रेन्योर है। और यही इन्हीं की बेस के ऊपर कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो चलता है। अब इनकी जो प्राइसिंग है वो क्या है, बेसिकली इनकी प्राइसिंग जो है वो इनके रिवार्ड्स है। अगर लैंड है तो लैंड का रिवॉर्ड क्या होगा जी, रेंट होगा, वेरी गुड। अगर जो है वो लेबर है तो लेबर का रिवॉर्ड है वेजेस उसकी। अगर कैपिटल है तो कैपिटल का रिवॉर्ड है उसका इंटरेस्ट। और अगर जो है वो एंटरप्रेन्योर है तो उसका जो है वो रिवॉर्ड क्या है जी, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेसिकली जो है ये इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसिंग इन फॉर्म्स में पे होनी है। और अगर हम उनको माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे डिसाइड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है, आपने जो है वो कोई काम करवाना है अपने घर में, कोई आपने कोई इलेक्ट्रिशियन से काम करवाना है। तो इलेक्ट्रिशियन को आप पूछते हैं जी मैंने ये काम करवाना है, बताएं आपकी सर्विसेज चाहिए मुझे, तो आप जो है वो कितनी प्राइस चार्ज करेंगे, वो कहता है 2000। आप कहेंगे यार इतना सा काम है तो 2000 में क्या, 500 रुपये ले लो। कैसे पता चला 500? क्योंकि आपके पास पास्ट हिस्ट्री है, आपने मार्केट में दूसरे बंदे से चेक किया, उसने 500 रुपये मांगे लेकिन आज अवेलेबल नहीं है, समथिंग लाइक दैट, और उसकी बेसिस के ऊपर आपने उसकी प्राइसिंग डिसाइड कर ली। और भी डिटेल में आगे हम इसको प्राइस थ्योरी के अंदर जाके जो है वो पढ़ेंगे। फिर आप आ जाए जी वेलफेयर थ्योरी के अंदर। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर इज बॉन्डेड विद ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अगर आप अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एफिशिएंटली यूज ना करने से जो है वो बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपका जो आउटपुट है ना वो आपको आपकी विश के मुताबिक, आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो आपको वो नहीं मिलेगा। तो वेलफेयर थ्योरी जो है वो ये कहती है कि आपकी जो सोशल वेलफेयर है उसकी मैक्सिमाइजेशन तभी पॉसिबल है कि जब आप अपने अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे। इसके बाद आ जाएंगे की इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, ये जो है वो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ से जो है वो उसकी हेल्प से हम इनको जो है वो फाइंड आउट करते हैं। और वो हैं क्या इकोनॉमिक क्वेश्चंस, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज की प्रोडक्शन करें, किस चीज की जरूरत है, किस तरीके से उसको प्रोड्यूस करें, और किस के लिए जो है वो प्रोड्यूस करें। आप गंदम, सारे किसान जो है, सारे फार्मर्स जो है सारी फसलें खत्म करके गंदम उगा दें तो क्या वो हमारी इकोनॉमी के लिए जो है वो सूटेबल रहेगा? एक इंडिविजुअल फार्मर जो है उसको डिसाइड करना है कि अगर सब लोगों ने गंदम उगा लिया है तो क्या मैं कोई ऐसी क्रॉप उगा सकता हूँ जो मुझे गंदम से ज्यादा बेनिफिट जो है वो दे सके। तो इस चीज का डिसीजन हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से। ठीक हो गया जी।
अब यही चीजें तकरीबन जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी जो है वो रिपीट होंगी, बट दैट विल नॉट बी एन इंडिविजुअल लेवल, जैसे कि मैं पहले आपको जो है बता चुका हूँ। अब आप आगे अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत है हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की माइक्रो लेवल के ऊपर। इसलिए जरूरत है कि हमें जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनकी स्टडी के लिए जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो है वो जरूरत पड़ती है। और वो एजेंट्स कौन है? इकोनॉमिक एजेंट्स हैं कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स। अगर हम यही नहीं देखते कि कंज्यूमर्स को क्या चीज चाहिए, और अगर हम यही नहीं देखते कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी कंजम्पशन तो होगी, लेकिन हम उसको उसकी हेल्प से एक्सचेंज ऑफ वेल्थ नहीं कर पाएंगे। और अगर एक्सचेंज ऑफ वेल्थ नहीं कर पाएंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू सरवाइव। तो उसके अंदर जो है वो मेन चीज ये है कि आपको सबसे पहले जो है वो इंडिविजुअल बिहेवियर इकोनॉमिक एजेंट्स का देखने के लिए जो है वो देखना है, और उसके लिए हमें जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत रहेगी। इसके बाद जो है वो स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बगैर कैसे कर सकते हैं आप बताएं। आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है। अब पीस ऑफ लैंड जो है वो आपके पास टाउन के सेंटर में है, विच इज लाइक फार फ्रॉम द मेन जीटी रोड। अब उसके ऊपर जो है वो आप सोच रहे हैं कि मैं स्केर्स रिसोर्स है, लैंड है मेरे पास, यही मेरे पास टोटल लैंड है, मैं इसको कैसे यूटिलाइज करूं। तो क्या करेंगे आप देखेंगे इर्द गिर्द के यहाँ पर इस एरिया के अंदर किस चीज की जरूरत। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि क्या आपको घर की जरूरत है। इफ यू डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर होम, तो आप सबसे पहले वहां पे अपने लिए हाउस बिल्ड करेंगे। सारे आपके बाकी के जो अल्टरनेटिव्स हैं वो इग्नोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है वो आपके पास घर है और एक्स्ट्रा लैंड है, तो आप देखेंगे कि अगर वो जीटी रोड के पास है, कहीं पे मेन हाईवे पे है, तो वहां पे शायद आप कमर्शियल प्लाजा बना दें, शायद वहां पे हॉस्पिटल बना दें, शायद आप वहां पे कोई स्कूल बना दें। तो कहाँ पे उस स्केर्स रिसोर्स को आपने जो है वो यूटिलाइज करना है। उस चीज के लिए हम फिर जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स को जो है वो देखते हैं, और फिर हम लोग जो है वो इसको एलोकेशन को देख रहे होते हैं। इसके बाद आप आ जाएं जी प्राइस डिटर्मिनेशन। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिन करनी है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो है वो जरूरत रहेगी। आप उन फैक्टर्स को, उन मैकेनिज्म को यूज करेंगे, और उन मैकेनिज्म्स को यूज करते हुए यू विल बी एबल टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एंड एट द इंडिविजुअल लेवल हम बात कर रहे हैं। ये इकोनॉमी के लेवल पे बात नहीं हो रही। ये पेट्रोल की प्राइस पाकिस्तान के लिए डिटरमिन नहीं हो रही माइक्रो इकोनॉमिक्स से। उसके लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल जो है वो यूज करने पड़ेंगे। फिर डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए हमें हेल्प आउट करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन किसके? इंडिविजुअल की इकोनॉमिक पॉलिसीज, नॉट फॉर द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी के लिए बनाना है तो उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, और माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें हेल्प कर रही होगी। और अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो उसके लिए जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको हेल्प आउट करेगी। इसी तरह से फाइनेंस मिनिस्टर की असिस्टेंस के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो यही होता है ना कि बगैर देखे पॉलिसीज बना दी जाती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ के वो पुअर क्लास को किस तरह से अफेक्ट करेंगी, दूसरे लोगों को किस तरह से अफेक्ट करेंगी। तो उस चीज को देखने के लिए जो है वो हमें माइक्रो लेवल पे भी चीजों को देख के फिर उसको जो है वो पॉलिसीज बनानी चाहिए। तो अगर जो है वो आपने नए टैक्सेस लगाने हैं और वो माइक्रो लेवल के ऊपर इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करने वाले हैं, तो उसको स्टडी करके फिर ही आप कोई पॉलिसी जो है वो बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो अभी तक आपने क्या देखा है इस टॉपिक में? माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किन एरियाज में जो है वो डील करती है, और उसके बाद जो है वो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे उसको हम यूटिलाइज करते हैं, और लास्ट टॉपिक आज का जो है आपका वो है उसकी लिमिटेशन जो है वो क्या है। लिमिटेशन क्या है जी? सबसे पहली लिमिटेशन है कि बड़ा नैरो पर्सपेक्टिव है। आप इसमें किसी एक जो है वो टाउन के लेवल पे, किसी सिटी के लेवल पे जो है वो जाके भी डिसाइड नहीं कर सकते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि माइक्रो जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वाइडर इकोनॉमी को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करके उसकी एक पिक्चर देती है हमें। वो पूरे उस एरिया को, पूरे उस का जो है वो इकोनॉमी को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती। उसके बाद बहुत सारे एरियाज में ये वैसे ही जो है वो इन्हें अप्रोप्रिएट हो जाती है, क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स आपके हैं, मेरे प्रॉब्लम मेरे हैं। मैं अपने हिसाब से पॉलिसी बनाऊंगा, वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती।
आप अपनी पॉलिसी बनाएंगे, वो किसी और के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो बहुत सारे एरियाज के अंदर जाके जो माइक्रो इकोनॉमिक की पॉलिसीज बनाई होती हैं वो वैसे ही इनअप्रोप्रिएट हो जाती हैं। जैसे वो कह रहा है कि राइजिंग प्राइसेस इन चिकन मार्केट डज नॉट मीन इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन हम जो है वो किसी सिर्फ चिकन की प्राइस के ऊपर तो बेस नहीं कर रहे हैं ना। इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए तो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को देखा जाता है, जिसमें जो है वो आपकी डेली यूज की चीजें हैं, वो सारी जो है वो उनको करके एवरेज निकाल के उस तरीके से उनकी जो है वो हम लोग बेसिकली जो है वो प्राइसिंग देख रहे होते हैं। तो वहां पे जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो इनअप्रोप्रिएट हो जाती है। और थर्ड इसका ड्रॉबैक ये है, थर्ड लिमिटेशन जो है वो इसकी ये है कि इसकी अजम्पशंस बहुत वीक है। वीक इस वजह से वो कह रहा है कि जो भी हम प्री कंडीशंस हैं, जो जिसके बेस के ऊपर आप जो है वो इसके डिसीजन ले रहे हैं, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो पूरे इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो एक स्मॉल एरिया, एक स्मॉल टाउन, एक स्मॉल उस जो है वो हाउस होल्ड के ऊपर जो है वो बेस कर रही होती हैं। इस वजह से जो है वो इसकी असम्पशंस माइक्रो इकोनॉमिक की बहुत वीक है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। इकोनॉमिक्स पास करने के लिए ज़रूरी ये है कि जिस तरीके से मैंने ये लेक्चर आपको दिया है, ये चीज़ें हाईलाइट की हैं, आपकी बुक इसी तरह कलरफुल हुई होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो आपको जो है वो जगह मिल रही हैं, यहाँ पे आपके नोट्स लिखे हों। अदरवाइज अगर आप जो है वो अपनी बुक को बिल्कुल नया रखेंगे, उस पर कुछ लिखेंगे नहीं, तो इकोनॉमिक्स का पेपर पास नहीं होगा आपसे। तो इसको हाईलाइट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट करें और उस तरीके से उसको पढ़ें। बेसिकली फायदा इसका क्या है, आज से 2 माह बाद, 3 माह बाद जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे आप और उसको आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो रिवीजन के टाइम के ऊपर जो है आपको पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, या पेपर वाले दिन से पहले आप जाने से पहले कोई टॉपिक रिवाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बल्कि रादर देन दैट आप क्या करेंगे कि आप उस पर्टिकुलर सिर्फ जो है वो उस टॉपिक को देखेंगे और वो टॉपिक आपका जो है वो रिवाइज हो जाएगा। आपका नेक्स्ट होमवर्क जो है वो ये है कि आपने एक तो ये टॉपिक जो हमने किए हैं ये करने हैं, मैं आपसे जो है वो इसके बारे में पूछूंगा। और दूसरा जो है वो उसमें ये है कि आपने नेक्स्ट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है इसको रीड आउट कर लेना है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। जहाँ पे हम बात कर रहे थे स्मॉल पॉलिसीज उन सारी चीजों की, मैक्रो इकोनॉमिक्स उसका जो है वो ऑपोजिट है। तो आप अच्छे से पढ़िए, नमाज पढ़िए, खुश रहिए और अच्छे से जो है वो तैयारी करिए पेपर की। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।